आईन पाकिस्तान में 2 ऐसे इदारे हैं जिनका स्पेशल इंटेग्रिटी फोकस है कि उनके ऊपर आपने कुछ नहीं कहना। एक है हमारी अदलिया और एक है हमारी आर्म्ड फोर्सेस। तो दोनों को, जिनको आम जुबान में सेक्रेड कॉज के तौर पे आप ये कह रहे हैं। अब रियलिटी पाकिस्तान की ये रही है, जिस पे आप और हम इनकार नहीं करते, हम बात भी कर लेते हैं, कि हमेशा अगर कोई आउटसाइड द डेमोक्रेटिक नॉर्म या कोई मार्शल लॉ जिसको कह रहे हैं चले पाकिस्तान में आया, तो उसको वैलिडेट तो जुडिशरी ने की। तो आज का वक्त इसलिए भी अहम है कि लग ये रहा है कि इन दोनों, आपके अल्फाज सीक्रेट का, मेरे नहीं ये इनमें वो कोऑर्डिनेशन नहीं है जो हिस्टोरिकली होती थी। सो लेट्स सी वेयर दिस विल लीड। आपकी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश, सबकी ख्वाहिश यही है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में, एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड डेमोक्रेटिक स्पिरिट में चीज़ें आगे बढ़ें। पर ये चीज़ें तभी आगे बढ़ सकेंगी जब सारे प्लेयर्स एक फील्ड के ऊपर आकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। वो प्रोसेस एक ओपन, ट्रांसपेरेंट, बग़ैर किसी डर, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के इख्तियार देगा लोगों को कि वो अपनी राय पहुंचाएं दूसरी पार्टी तक, उसकी सुने, सिर्फ अपनी बात ही ना करें, अगले की भी सुने, और फिर वो फैसला जो आए वो उस पॉइंट से आए, जिस तरह आज बहस होती है जी कि कम जज साहिबान है ज़्यादा, वो एक फुल कोर्ट आए और वो आके उस फैसले को डिलीवर करें, और फिर आप और मैं बहैसियत सिटीजन्स उसको कबूल करें। बिल्कुल, वी मे नॉट अग्री विद इट, बट देन वी वेट आवर टर्न 1 year, 10 years, 100 years, कि उसको फिर सोसाइटी के नॉर्म्स रिविजिट करें। बिल्कुल। गिव यू एन एग्जांपल, अमेरिका में ये जो अभी हम जज रॉबर्ट्स का फैसला आया कि अबाउट अबॉर्शन, मतलब कुछ लोगों का अमेरिका में ख्याल है कि अमेरिका रिग्रेस कर गया जी, कुछ ने कहा नहीं अमेरिका अपनी सही हैयत में आ गया। तो ये तो व्यूज रहेंगे। सो व्हाट स्टॉप्स दैट इन अनदर 50 years द यूएस सुप्रीम कोर्ट विल नॉट गो बैक टू कि रो वी वेड दोबारा से बहाल हो जाए। सो ये तो एक प्रोसेस है। वो इसलिए कहते हैं ना कि जो माइनॉरिटी व्यू होता है या जो डिसेंट होता है वो इट इज एन इंडिकेटर फॉर द पीपल एंड द टाइम्स टू कम, कि भाई ये भी एक ऑप्शन है। हो सकता है वो सोच जो है बाद में ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाए, वो उसकी कबूलियत ज़्यादा हो जाए, मकबूल ज़्यादा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कानूनदान की पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ मैं हूं सलमान अहमद मान। नाजरीन, हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ख़ुशकिस्मती से यहाँ के सीनियर वकील एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अहमद शाह साहब हमें मिल गए यहाँ पे। तो आज उनसे गपशप करते हैं, कुछ मौजूदा हालात के हवाले से, कुछ आइन के हवाले से, जो रियासत में हमारी जो चीज़ें चल रही हैं, मिलट्री कोर्ट्स बन रही हैं, उसके हवाले से भी चीज़ें पूछते हैं, इनसे गाइडेंस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप इस्लामाबाद आए और आपने याद किया। नहीं, आपका शुक्रिया, आप टाइम दे देते हैं, इंतहाई मसरूफ़ वकील होने के साथ साथ। ये तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए सर। अच्छा सर, मुल्क में क्या चल रहा है? कुछ अजीब सी सूरत हाल नहीं बन गई? बहुत कुछ चल रहा है और जितनी नज़रें हैं उतने पहलू नज़र आते हैं। ये तो एक लिहाज से कमाल वक्त है कि इसमें जितनी भी आप डायमेंशंस ढूंढना चाहें आप आज की ढूंढ पाते हैं। बॉटम लाइन ये है कि ऑब्वियसली हालात आप अच्छे नहीं कह सकते। वक्त है कि सबको अपना रोल प्ले करना है और मुस्बत डायरेक्शन में जाने की सबकी ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता जब तक हम सब अमल ना करें एक ख़ास डायरेक्शन में। तो वकलाء के लिए भी इम्तिहान की घड़ी है। तो वो तो जब भी पाकिस्तान पे थोड़ा सा ज़रा हालात इस तरह के आते हैं, गंभीर होते हैं, तो वकलाء को कहते हैं कि वकलाء हैं जिन्होंने बचाना है। तो बिल्कुल, कुछ वकलाء खुद भी अपने आप को समझते हैं कि वो एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड दे प्लेड अ रोल इन द रूल ऑफ लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के लिए। तो बहुत भारी तादाद है वकलाء की जो समझती है कि वो एक बेहतर डायरेक्शन, बेहतर किरदार, बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं फॉर द सोसाइटल सेटअप। लेकिन अब चीज़ें आप तो वो कितने लोगों को मिलते हैं, हर
स्टैंडिंग के वकला से आप मिलते हैं। तो एक जनरल इज़्तिराब तो हर लेवल पर है, प्रैक्टिस के हवाले से है, काम की नौइयत के हवाले से है कि किस तरह का काम वकला को मिल रहा है, अदालत के इंतज़ाम और निज़ाम के हवाले से है, नीचे कचहरी से लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा निज़ाम अदल है उसके हवाले से तशवीश बढ़ती जा रही है। ये इज़्तिराब जो है ना सिर्फ वकला में है बल्कि साइलिन में भी है। तो अब पहले भी होता होगा, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से आप लोग जो यंग लॉयर्स हैं और सोशल इश्यूज़ पे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, लीगल इश्यूज़ पे, इन सब की कॉन्फ्लुएंस पे गहरी नज़र रखते हैं, डिबेट करते हैं, तो अब चीज़ें ज़्यादा बढ़ के सामने आती हैं। आपकी माशाल्लाह ग्रोइंग फॉलोइंग जो है उसमें मैं कभी देखता हूँ तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वकला ही हों जी, आप यू अपील टू दी सिटीज़न। बिल्कुल। सो लोगों का हमेशा इंटरेस्ट रहा है, रहेगा। तो अब मुल्क में फ़ौजी अदालतों का दौरा शुरू हुआ, बिल्कुल गर्मी है और बार अनफॉर्चुनेटली ऐसे जब भी ऐसी कोई मोमेंट आती है, या हमने पाकिस्तान में देखा है कि जब भी पाकिस्तान में ऐसी कोई मोमेंट आई है तो हमने देखा है कि बार जो है वो एक कंसोलिडेटेड एक सिंगल स्टैंड पॉइंट से एक पोजीशन लेती है। मगर हमने अब कुछ अर्सा पहले से ये ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है कि बार में वो हमाहंगी नहीं रही। आप मैं बहैसियत वकील तो ये समझते हैं कि बार का स्ट्रक्चर क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है, फिर हाई कोर्ट की भी है, सुप्रीम कोर्ट की भी है, और लेकिन आउटसाइड लोग जो हैं वो तो जब एक वकील को देखते हैं या वो एक ख़ास लार्ज नंबर ऑफ लॉयर्स को, काला कोट जिसको कहते हैं, सारे देखते हैं, तो उनको तो नहीं ये पता होता कि यार ये फ़लानी डिस्ट्रिक्ट बार का वकील है या ये कौन सी मुतहरक हुई है बार, वो तो वकला की। तो अब जब मैं अपने नॉन लॉयर फ्रेंड से या मिलता हूँ सर्कल से, तो वो कंफ्यूज भी लगते हैं। वो कहते हैं कि क्या हो रहा है, एक वकील बट गए हैं, क्या हुआ है। सो ये इम्प्रेशंस मैटर, ना सिर्फ ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि जी कि जुडिशरी बटी हुई है, वकला बटे हुए हैं। तो अगर तो किसी ने भी ये बार के लेवल पर किसी इशू पे मोबिलाइज करना है तो मुझे तो ये लगता है कि पहले बार्स को रीग्रुप करना होगा, अदरवाइज तो डिवाइडेड फाइट इज हार्डली एवर वन। अच्छा, तो अब जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो मसला है, असल में ये हमारा आज का तो मसला है नहीं। हमने जब से पाकिस्तान बना है बहुत सारे मुख्तलिफ मौक़ों पे ऐसी चीज़ें हुई हैं, सक्सेसफुली भी हुई हैं, कई दफ़ा फिर उनको टर्म किया जाता है कि सेट असाइड भी हुई चीज़ें। फिर ये बहुत अहम इशू है। और मैंने आज अभी जिस नाम पहले बात कर रहे थे, मैंने शरारतन कह लूँ, शरारतन भी नहीं कहना चाहिए, जस्ट टू डेवलप इंटरेस्ट, मैंने एक छोटा सा ट्वीट किया था। आपको याद होगा कि FB अली का बड़ा मशहूर केस है, ये फ़ौजी अफसरान थे, इन्होंने अपने कोर्ट मार्शल चैलेंज किए थे अर्ली 70s में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट था, उसने फ़ैसला दिया और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस लिखी। तो मैंने वो जो पैराग्राफ थे ना उनको हाईलाइट करके आज वैसे ही ट्वीट कर दिया था, जिसमें बड़ा वाज़ेह अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में कहा कि कोर्ट मार्शल में और मार्शल लॉ कोर्ट्स में फ़र्क है। सो कोर्ट मार्शल जो है वो सिविलियंस को ट्राई कर सकता है, इसमें ऐसी कोई इबाहम नहीं है। और फिर यही चीज़ फास्ट फॉरवर्ड करके जब हम 99 में लियाकत हुसैन के केस पर आते हैं तो वहाँ पर कोर्ट का नंबर बढ़ गया था जी, लेकिन गालिबन 9 जजेस थे। उन्होंने भी उसी स्पिरिट में, उसी प्रिंसिपल में 1952 आर्मी एक्ट के तहत जो कोर्ट मार्शल्स थे उनको कहा ये बिल्कुल दीज आर पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ जस्टिस, ये कोई स्पेशल या कोई ये मिलिट्री कोर्ट्स जिस तरह हम पहले देख चुके हैं फॉर टेररिज्म एंड अदर, उसका स्कोप एक मुख्तलिफ था, आपको याद होगा, उसका टाइम भी था। तो ये वो नहीं है। तो आज मैं ये समझता हूँ ये आप और मैं फ़ैसला नहीं करेंगे। आप और मैं तो चले एक प्रोपोजिशन या एक पॉइंट ऑफ व्यू को
परसू कर सकते हैं, लेकिन ये भी फैसला आज सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। ठीक। अब FB अली क्योंकि फुल कोर्ट है, हाँ, तो आज ये तो नहीं हो सकता कि 4 की 6 या 5 जज साहिबान पे मुश्तमिल बेंच जो है वो कोई ऐसा फैसला कर दे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली तब के जो 5 थे आज के 17 के बराबर। वो मैं हमें फुल उस ज़माने में चेक करना पड़ेगा। मुझे जो याद पड़ता है कि दैट वाज द फुल कोर्ट एट दैट टाइम। अगर नहीं था तो फिर ऑब्वियसली, बट इफ इट वाज द फुल कोर्ट देन द फुल कोर्ट। बल्कि ये चेक करने की बात है, आपने अच्छा पॉइंट उठाया। वन ऑफ द रीजंस कुड हैव बीन कि लियाकत हुसैन में क्योंकि फुल कोर्ट असेंबल्ड नहीं था, इसलिए दे कुड नॉट हैव ओवररूल्ड द अर्लियर रूलिंग। और उसमें भी आप देखेंगे कि 75 का शायद ये केस है, इसमें एक्सेप्ट वन, मुझे याद नहीं कौन सा, बट उसमें बाकी जज साहबान ने अपने अपने ओपिनियंस दिए थे जी। और उसमें वो मैंने वही निकाल के, वो इंटरेस्टिंग रीड है, वो पढ़ना चाहिए लोगों को, बिकॉज जब भी अब डिबेट होगी। और उससे मुझे एक चीज़ आई यूज्ड टू वंडर कि ये पिछले दिनों पिटिशन एक दायर हुई थी जिसका जिक्र भी हमने इनफॉर्मली अभी किया था कि वो ऑब्जेक्शन लग गए। वो आप मुझे बताएंगे, मैंने परसू नहीं किया, आप बताएंगे कि उसका क्या स्टेटस है। बट तो आई वाज वंडरिंग कि ये क्या पिटिशन फाइल हुई। तो मैं जब रिफ्रेश कर रहा था ना ये FB अली केस को, तो मुझे उससे ये बात समझ आई कि उस केस में भी जब जो ये एक्यूज पार्टीज थी, इनके कोर्ट मार्शल्स का जिक्र हुआ, इनको जब ये हिरासत में थे, तो इनके कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले गालिबन उन्होंने रिट दायर कर दी, ठीक, चैलेंजिंग कि ये कोर्ट मार्शल बन नहीं सकते। और उनका कोर्ट मार्शल बाद में शुरू हुआ। सही। तो फिर बाद में रेड पिटिशन अमेंड हुई और फिर उसमें अमेंडमेंट के बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट मार्शल का फैसला भी कानूनी। तो उसमें वायरीज ऑफ द लॉ भी था और कोर्ट मार्शल की वैलिडिटी भी थी। ये दोनों पॉइंट उस पर और ये फैसला बाद में और भी वायरीज के हवाले से भी कोर्ट होता रहा है। तो अब ये बैटल जो है अगर लड़ना है तो उसकी प्लीज तो। अच्छा, ये जो अब वाली पिटीशन है, चले बात शुरू हुई, मैंने ये पढ़ी नहीं है, उसमें एक टर्म है ना, तो वो मैं उस टर्म पे आई वुड वांट योर व्यूज। इसमें वो कहा गया कि विच इज हाईली रिपोर्टेड एज वेल कि दिस इज कॉवर्ट मार्शल, कॉवर्ट कहा कि डिफैक्टो, कुछ तरह की मैंने पढ़ी है, डिफैक्टो कॉवर्ट इस तरह से कहा ना। देखिए ये बड़ी सीरियस सी स्टेटमेंट है। और दिस विल हैव बी आर्ग्यूड। और ये क्वेश्चंस देखें, अब हम ना लीगल से पॉलिटिक्स की तरफ भी चले गए हैं। तो खैर वकील तो पॉलिटिक्स में रहते ही हैं सारे, कानून साजी और सारा कुछ। बट अब अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच, अब मैं कंट्रोवर्शियल बात कर देता हूँ विदाउट ऑफेंडिंग एनीबॉडी, बट एक कंट्रोवर्शियल बात करता हूँ। आईने पाकिस्तान में 2 ऐसे इदारे हैं जिनका स्पेशल इंटेग्रिटी फोकस है कि उनके ऊपर आपने कुछ नहीं कहना। एक है हमारी अदलिया और एक है हमारी आर्म फोर्सेस। तो दोनों को, जिनको आम जुबान में सेक्रेड कॉज के तौर पे आप ये कह रहे हैं। अब रियलिटी पाकिस्तान की ये रही है, जिस पे आप और हम इनकार नहीं करते, हम बात भी कर लेते हैं कि हमेशा अगर कोई आउटसाइड द डेमोक्रेटिक नॉर्म या को मार्शल लॉ जिसको कह रहे हैं चले पाकिस्तान में आया है, तो उसको वैलिडेट तो जुडिशरी ने किया। तो आज का वक्त इसलिए भी अहम है कि लग ये रहा है कि इन दोनों, आपके अल्फाज सीक्रेट का, मेरे नहीं ये इनमें वो कोऑर्डिनेशन नहीं है जो हिस्टोरिकली होती थी। सो लेट्स सी वेयर दिस विल लीड। आपकी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश, सबकी ख्वाहिश यही है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में, एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड डेमोक्रेटिक स्पिरिट में चीज़ें आगे बढ़ें। पर ये चीज़ें तभी आगे बढ़ सकेंगी जब सारे प्लेयर्स एक फील्ड के ऊपर आकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। वो प्रोसेस एक ओपन, ट्रांसपेरेंट, बग़ैर किसी डर, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के इख्तियार देगा लोगों को कि वो अपनी राय पहुंचाएं दूसरी पार्टी तक, उसकी सुने, सिर्फ अपनी बात ही ना करें, अगले की भी सुने। और फिर वो फैसला जो आए वो उस पॉइंट से आए, जिस तरह आज बहस होती है जी कि कम जज साहिबान है ज़्यादा, वो एक फुल कोर्ट आए
और वो आके उस फैसले को डिलीवर करें, और फिर आप और मैं बहैसियत सिटीजन्स उसको कबूल करें. बिल्कुल. We may not agree with it, but then we wait our turn 1 year, 10 years, 100 years, कि उसको फिर सोसाइटी के नॉर्म्स रिविजिट करें. बिल्कुल. गिव यू एन एग्जांपल, अमेरिका में ये जो अभी हम जज रॉबर्ट्स का फैसला आया कि अबाउट अबॉर्शन, मतलब कुछ लोगों का अमेरिका में ख्याल है कि अमेरिका रिग्रेस कर गया जी. कुछ ने कहा नहीं अमेरिका अपनी सही हैयत में आ गया. तो ये तो व्यूज रहेंगे. सो व्हाट स्टॉप्स दैट इन अनदर 50 years द यूएस सुप्रीम कोर्ट विल नॉट गो बैक टू कि रो वी वेड दोबारा से बहाल हो जाए. सो ये तो एक प्रोसेस है. वो इसलिए कहते हैं ना कि जो माइनॉरिटी व्यू होता है या जो डिसेंट होता है वो इट इज एन इंडिकेटर फॉर द पीपल एंड द टाइम्स टू कम कि भाई ये भी एक ऑप्शन है. हो सकता है वो सोच जो है बाद में ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाए, वो उसकी कबूलियत ज़्यादा हो जाए, मकबूल ज़्यादा हो जाए. जैसे जस्टिस स्कलिया अपने डाइसेंट लिख के मशहूर हो गए, वो बिल्कुल दूसरे शायद मेजॉरिटी जजमेंट्स लिख के नहीं हुए. सो ये हर एक का है. तो हमारा क्योंकि सिस्टम कुछ ऐसा रहा है कि हम हमेशा कोर्ट इंटरवेंशन से ही, फॉर एग्जांपल जितनी दफ़ा भी वैलिडेशन हुई है अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स की, जो एकेडमिक साइड है या जो जिसको आप कहते हैं इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी रहे हैं, वो तनकीद ही करते रहे ना, बट दे लिव्ड इन दैट सिस्टम. सो हमारे पास ऑप्शंस, अब मैं एज ए सिटीजन, नॉट एज ए लॉयर, मैं एज ए सिटीजन ये समझता हूँ कि हमें भी जो ये हमारी रूल ऑफ लॉ की टसल जो है वो हमारे मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं जो इश्यूज हैं उसके अंदर ही हो सकती है ना. रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल तो ऐसी स्ट्रगल है जो फर्स्ट वर्ल्ड में भी है. अमेरिका में भी रूल ऑफ लॉ चल रहा है, स्कैंडिनेविया में भी चल रहा है, सारी दुनिया में चल रहा है. हर के इश्यूज हैं, फ़र्क हैं, बट ये तो एवर गोइंग स्ट्रगल है. रूल ऑफ लॉ कभी ये नहीं दिन मेरे वो जिस तरह हम बचपन में खेलते थे पुगना नहीं है इसने किसी में. ये स्ट्रगल किसी वन और दी अदर शेप में चलनी है. हम ज़रा कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो और नौयत की स्ट्रगल में है. सो ये तो चलती रहेगी. लेकिन ये जो हर एक बहस पिछले काफ़ी अरसे से मेरी याददाश्त जहाँ तक जाती है, हर मामला शुरू होता है और वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के इर्द गिर्द आके घूमना. हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, लेकिन इसको मैं अपना फ्रीली कमेंट हो रहा है ना, को हम प्रिपेयर्ड तो उस तरह नहीं बात करें, बट जस्ट ओपन थिंकिंग आपसे हो रही है. हमने ये सीखा था, हमें ये सिखाया गया था कि हम जिस जस्टिस सिस्टम में हैं या एस्पायर करते हैं उसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज सर्टेनिटी ऑफ आउटकम. कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ये केस लेके, ये मैं मामला लेके अदालत में गया हूँ, इसकी आउटकम की जो भी है एक सर्टेनिटी है. ठीक है ना, कानून के तहत जैसा भी है. हमने ये देखा है ख़ास तौर पे 184(3) की एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन में पिछले कुछ सालों में कि देयर इज़ नो सर्टेनिटी ऑफ आउटकम एंड कि देयर इज़ नेवर ए क्लोजर. आप समझते हैं कि केस चल के छोटी अदालत से बड़ी अदालत तक गया, ख़त्म हुआ, पार्टीज़ के राइट सेटल हो गए, बट सडनली पता लगता है नो 184(3) पिटिशन आई, उसने सारों को रीओपन कर लिया और नथिंग गेट सेटल्ड. यहाँ तक कि हमने देखा कि प्राइवेट पार्टीज की हद तक ऐसा हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा हुआ, लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा हुआ, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा हुआ. सो जो एक सर्टेनिटी ऑफ आउटकम है वो विक्टिम रही है हमारे जस्टिस सिस्टम में पिछले 10-15 साल में. अगर आप देखें तो पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हम सबको एहसास करना पड़ेगा, फैसला गलत हो सही हो, देयर हैज़ टू बी ए क्लोजर. किसी वजह से हर कानून में लिखा जाता है या हर अदालत के हवाले से लिखा जाता है ना कि देयर इज अ गुड फेथ एट्रीब्यूटेड टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. यस. सो अब हम हर दफ़ा किसी कंट्रोवर्सी में या किस उस फेज में आ जाते हैं कि जी ये इस तरह किया होगा, कि वैसे किया होगा, इसलिए किया होगा, ये उसलिए किया होगा, इसकी ये बदनीयती है, उसकी वो बदनीयती है. सो ये इसकी भी एक स्पेस थोड़ी सी हमें चाहिए कि हम ज़रा रिस्पॉन्सिबली क्रिटिसिज्म भी करें. हाँ, आप ये ज़रूर करें जी कि हम इस फैसले से डिसएग्री करते हैं, आप उसकी क्रिटिक करें, मे बी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम करेक्शन आ जाएगी.
सो ये अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या आपने बहुत अच्छा किया. अब ये एक ऐसी चीज़ बन गई है कि जब भी कोई लगता है कि अदालत के हवाले से कोई इनसिक्योरिटी, तो वो फटाफट इंडिपेंडेंस ऑफ. अब फॉर एग्जांपल जब जुडिशल कमीशन बन रहा था जी, रवायती तौर पर जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स थी वो इसी तरह थी ना कि सदर से कंसल्ट किया, चीफ जस्टिस साहब ने अपना जो उनका अदालत में या उनकी नज़र में लोग थे उनको देखकर वो रेकमेंड कर देते थे, उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती थी. लेकिन जुडिशल कमीशन आया, उन्होंने कहा नहीं, ये ज़्यादा पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, इट शुड बी मोर इंक्लूसिव, इसमें सरकार भी हो, इसमें अदलिया भी हो, इसमें बार भी हो. तो एक उन्होंने बनाया. लेकिन पहले राउंड में आपको याद है कि जब पहले राउंड में जेसीपी बना तो उसकी अरिथमेटिक में जज साहिबान की तादाद कम हो गई. यस. तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में आ गई कि लेकिन सडनली जब अमेंडमेंट हुई और जज साहब की तादाद बढ़ गई, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिक्योर हो गई. सो क्या ये इतना ही डेलिकेट सा मामला है कि इस नंबर से हो जाता है? इसी तनाज़र में आजकल जो बहस चल रही है कि क्या एक फर्द वाहिद जिसको हम चीफ कहते हैं, कि क्या उनसे रिलेटेड अगर रेगुलेशन हो रही है या रूल मेकिंग है तो क्या इंडिपेंडेंस हिट हो रही है? बहुत ज़्यादा वकला व्यूज समझते हैं कि हाँ हो रही है, बट कुछ हैं जो कहते हैं नहीं हो रही है. सो ये चीज़ें जो हैं, अब ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी जो है सो है, लेकिन ये जिम्मेदारी भी अदलिया की है. अदलिया ने ही एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ले डाउन करना है कि व्हाट एक्चुअली इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. क्योंकि इंटरफेरेंस तो हम नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता, पार्लियामान की हो या किसी और की हो. वो ये जस्टिस सिस्टम फाउंडेड ही इस बेसिस पे है कि ये इम्पार्शल होगा. तो ये चीज़ें हैं और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें रिजॉल्व जितनी जल्दी हो जाएं उतना अच्छा है. तो अभी ये जो एक्ट जो लास्ट फिर हुआ है पास 184(3) और रिव्यू, दोनों पहले वाला और दूसरे वाला, पहले वाला और दूसरे वाला बट योर टेक करने की क्या जरूरत थी? पहले आप मुझे ये बताएं, ओवरलैपिंग प्रोविजन की क्या जरूरत थी अगर पहले वाला ठीक था? ये सवाल है ना. सवाल तो है, बजाय इसके कि वो उसी की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर जाके फोर्स. यू बेसिकली लाइक आई सेड वी आर थिंकिंग अलाउड. मेरी सेंस ये है कि ये जो अपील रिव्यू रिविजन जस्टिस सिस्टम में है जी, ये पता नहीं कितने 100, 150, 200 साल से ही है, क्योंकि हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है गोरे का, ये उसी से इंस्पायर्ड है ना. ये तीनों चीज़ें आइन में तो नहीं लिखी हुई कि कैसे फैसले होने हैं, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जुरिसडिक्शन का और बाकी जिक्र ज़रूर है. लेकिन ये अपील रिव्यू रिविजन जो है, ये इसकी मूरिंग्स लेट से इन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेस लैंग्वेज तो नहीं है. इसको मैं आम इस तरह में या एक कंपैरिजन दे के अगर आपको समझाना चाहूँगा मैं क्या कह रहा हूँ, वो कुछ यूँ है कि फैमिली लॉ में एक कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, जो हमने गोरे से लिया और अपना लॉ बनाया. लेकिन इस्लामिक लॉ में ये है कि जब मर्द शादी को, निकाह को डिसॉल्व करता है तो उसको तलाक कहते हैं. जब खातून करती है तो उसको खुला कहते हैं. जब दोनों मिल के करते हैं तो उसको मुबारक कहते हैं. तो इसी तरह अब बेसिकली है क्या, इट इज अ वे टू डिसॉल्व द मैरिज. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में समझें कि एक अदालत है, उसने एक फैसला दे दिया, अब वो आपको नहीं पसंद आया या आप उससे मुतमिन नहीं है, तो आपने क्या करना है? आपको कानून ये देता है कि भाई आप उसी से रुजू करें. जब आप उसी से रुजू करेंगे तो वो रिव्यू कहलाएगा. लेकिन कानून ने उसकी बड़ी लिमिटेड सी स्कोप पे दे दिया कि जी एरर अपैरेंट है, ये है, वो है. तो अगर आप उस फेज में आते हैं तो वो रिव्यू कहलवाएगा. अब आप समझते हैं कि नहीं, मैं इससे ऊपर की अदालत में जाना चाहता हूं, तो अब बस दो ऑप्शंस हैं, या रिवीजन लाए करेगी या अपील लाए करेगी. तो अपील तो कहते हैं ना, यू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द, तो आप लॉ फैक्ट्स हर चीज खोल के बैठ जाते हैं और मुकम्मल एक तरह से डी नोवो हो गया जी.
लेकिन रिवीजन में ऐसा नहीं होता, उसमें गलतियां निकाल, उसमें आपने बताना है कि जी क्या कानूनी सुकुम रह गया। तो बेसिकली ये जो एक्सप्लेन मैं करना चाह रहा हूँ बड़ा सिंपल, आई होप इट इज सिंपल इनफ। तो इसी तरह हम तो इसी सिस्टम में पलते बढ़ते आए हैं कि भाई अपील, रिव्यू, रिवीजन। अब सडनली ये जब कानून आता है तो इससे लगता है कि जो रिव्यू हमारे लीगल ट्रेनिंग में जहन में रहा है उसका मतलब बदल गया है, बिकॉज दिस इज अ रिव्यू which is more than a review, yes, and it is kind of an appeal, yes. so वहाँ पे फिर ये बहस शुरू हो गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर भी चीज़ें ख़त्म अभी होंगी कि कभी नहीं ख़त्म होंगी, कि वहाँ पर भी वो फाइनल कोर्ट नहीं रहा अब वहाँ पर भी। सो बट अगेन द अदर साइड इज कि हाई कोर्ट में भी तो हमने देखा, हाई कोर्ट में भी तो इंट्रा कोर्ट अपील का कानून आया ना, उसको सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या ये इंट्रा कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाए तो ज्यादा बात समझ आती है। अगर हम उन निटी ग्रिटीज में पड़ जाएं तो शायद लगता है कि ठीक नहीं है। तो अब ये सारी चीजें जो हैं ये अब ऑब्वियसली बहस होंगी, दोनों तरफ के वकला जो हैं वो अपनी अपनी देंगे। इसमें 185 का जिक्र भी आएगा कि जी कि अपेलेट जुरिसडिक्शन तो लिमिटेड है आइन के तहत, वो उसमें तो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है वो जजमेंट ऑर्डर्स व्हाट नॉट ऑफ द हाई कोर्ट। सो वो कॉन्सेप्ट वो कहेंगे जी कि 185 तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की का रिव्यू हो सके, नहीं अपील हो सके। यस, और रिव्यू का जो है वो अगली शिक में है। सो ये सारी चीजें अब आएंगी एंड दीज थिंग्स विल हैव टू बी यू नो डिसाइडेड बाय द कोर्ट वन वे और द अदर। और अब मैं तो पहले भी ये कहता आया हूँ कि एट टाइम्स आपको ना यू हैव टू लुक टू इश्यूज अदर देन दोज दैट इम्पैक्ट योरसेल्फ। सो इससे बेहतर वक्त नहीं है पाकिस्तान में कि पूरा कोर्ट असेंबल हो एंड लेट द ऑनरेबल जजेस डिसएग्री। कहीं पे तो आके कोई मेजॉरिटी व्यू सामने आएगा ना, तो दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। We should not, in my humble assessment, we should not delay the assembly of a full court to treat all these issues. तो अब तो सुनने में आया कि इकट्ठे दरख्त भी लग रहे हैं, तो अच्छी बात है, वो पहले भी लगने चाहिए थे। हाँ, तो अब तो ये मीडिया भी बादशाह है ना जी, क्या करें अब, वो पता नहीं किसने वीडियो बना दी तो there is no privacy। तो हमारे यहाँ तो ऐसे मामलात हैं कि मुल्क में क्या चल रहा था उस दिन और हमारे यहाँ खबर क्या थी कि इकट्ठे दरख्त। सोशल मीडिया ने तो बड़ा मुझे याद पड़ता है, वन ऑफ आवर प्रोफेसर्स यूज्ड टू से कि जज हैज टू बी 3 आइज होते थे, इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस एंड इनविजिबिलिटी। जो जज साहिबान थे दे वर नेवर इन दी पब्लिक व्यू। यस, वो टीवी भी शायद नहीं देखते थे, अखबार भी लिमिटेड पढ़ते थे, हमने तो इस तरह की कन्वेंशन सुनी है ना। जी जी। आज सोशल मीडिया के दौर में कैन यू इवन इमेजिन द इनविजिबिलिटी क्राइटेरिया? नहीं, तो अभी आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोहतरम जज साहब ने एक हुक्मनामा जारी हुआ है कि हमारे रिमार्क्स नहीं चलाए जाएंगे, हमारा ये नहीं होगा। तो मैंने पढ़ा है या सुना है कमेंटेटर्स को, अल्लाह जाने हकीकतन क्या हुआ है, लेकिन इस तरह की चीज़ें हो नहीं पाती आजकल के दौर में, तो हो नहीं पाती। और मुझे तो वो याद आ गया, बल्कि मुझे इत्तेफाक हुआ कि जब काजी फैज़ा साहब का रेफरेंस चल रहा था, सो एक आध दफ़ा मैं भी अदालत में मौजूद था और मुझे वो आर्गूमेंट्स याद हैं और उन कुछ जज साहिबान के कमेंट्स भी याद हैं और हवाले दिए जा रहे थे कि किस किस मुल्क में जुडिशल प्रोसीडिंग्स स्ट्रीम होती हैं। यस, जब कल साहब ने एप्लीकेशन फाइल की थी कि इसको करें क्योंकि सबको पता लगना चाहिए। सो एक वो व्यू है। सो ये these are the contradictions that we live in। वैसे पर्सनली डू यू एग्री कि ये जो अहम केसेस हैं खासतौर, अच्छा, मेरा अपना ख्याल ये था कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट करना जो है ना, वो शायद ऑटोमेटिक इस तरह नहीं होना चाहिए, बिकॉज
इट इज़ एज ए जनरल रूल अदालत ये फैसला नहीं कर सकती कि हर केस लाइव स्ट्रीम हो, बिकॉज सेंसिटिव नौइयत के केसेस भी आते हैं ना, सो इट कैन नॉट बी अ जनरल रूल कि ऑल केसेस विल बी लाइव स्ट्रीम्ड। आप अभी भी साइटेशंस पढ़ते हैं अंग्रेजी और मुख्तलिफ ममालिक की, तो वहाँ पे A वर्सेस B, पार्टियों के नाम तक रिडैक्ट हुए होते हैं। सो ये सिस्टम्स में होती है प्रोटेक्शन कि यू हैव टू प्रिजर्व द आइडेंटिटी और at times but those are very sensitive cases ना। हाँ, तो जब आप ऐसे डिसिप्लिन में आएंगे तो यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दैट ना। मतलब फर्ज करें आज जनरल एक डायरेक्शन आ जाता है कि जी हर कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, नहीं चले तो, हम 184(3) की हद तक सिर्फ स्पेसिफिक बात करें। हाँ, पब्लिक इंपॉर्टेंस 84(3) जो है वो कह देता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का भी मैटर होगा और फंडामेंटल राइट्स का भी होगा, उसमें तो दैट शुड वी शुड ओपन द डोर्स 184(3) क्योंकि ऑन द प्रेमिस के वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का है, तो द केस कैन बी आर्ग्यूड। बट ये चीज़ें इतनी चीज़ें आसान नहीं है ये करना, इसके पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर ये इंट्रोड्यूस हुआ और कोई ख़ास इसका अंदाज इफ़ेक्टिव ना हुआ या इसकी सहूलियात जो भी हैं वो सही तरीके से ना, और इसका नेगेटिव असरात आने लग गए, तो फिर आप how will you unwind it or what will you do? So these things have to be deliberated, systems have to be put in place, and yes, if the parties are involved like 184(3) तो a case is made out। लेकिन इसकी पब्लिक जिन जज साहब ने वो एप्लीकेशन फाइल की थी, he is going to be the chief justice। हाँ, वो बट अब वही जज साहब जो हैं वो उनका मौक़िफ़ ये है कि कोर्ट को साथ लेके चलो, तो वो अकेले तो ये फैसला नहीं कर सकते ना, फिर उनको भी अपने ब्रदर जजेस को साथ लेके चलना पड़ेगा। व्हाट इफ मेजॉरिटी डजंट एग्री, राइट? सो वन हैज़ टू सी कि पार्टिसिपेटरी रोल है। और इसमें अब देखिए एक बड़ी बेसिक सी बात है, जब आप आइन पढ़ते हैं तो वो कहते हैं जी कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है? क्या वो चीफ जस्टिस है और सच नंबर ऑफ अदर जजेस हैं जी, तो बगैर चीफ जस्टिस के तो कोर्ट ही नहीं है। सो उसको तो हर चीज़ में होना ही है। और फिर वो जो क्या कहते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स और सारी, सो देयर इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड टू इट, और हर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ एक्स्ट्रा डिसीजन मेकिंग एक इंडिविजुअल को दी जाती है। अच्छा, इसी को जब सादा करते हैं हम, मसलन इंडिया में उन्होंने सादा किया सर, और सादा इस तरह से किया कि कोविड आया और उन्होंने सारी जो हमारा भी हुआ ना यहाँ पे, हम भी देखते हैं, हमारे इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, अभी नई वाली अदालत में भी है, और नहीं वो उन्होंने यूट्यूब पर कर दी ना। अच्छा, यूट्यूब, हाँ, उन्होंने मसलन गुजरात हाई कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स में यूट्यूब पे बैठ के देख सकते हैं। ये आई डोंट नो वो क्या नाम है उस जज का जो न्यूयॉर्क वाला बड़ा मशहूर है, ट्रैफिक वायलेशंस, हाँ ट्रैफिक वायलेशंस वाला वो जो एक है। आई विल प्रोफेस दैट आई एम कंजर्वेटिवली इंक्लाइंड, ठीक है? सो मैं ऐसे सारे the caution has to be followed, responsible, considerate and responsible। just because यूरोगोए में टीवी पे कोर्ट चलता है, just because XYZ कंट्री में चलता है, यहाँ भी चलना चाहिए, that is not to me the right। इसकी मैं आपको एक बड़ी अगेन हम आज में बात ही कॉन्ट्रोवर्शियल कर रहे हैं। जब जनरल मुशर्रफ ने मीडिया ओपन किया, सो अब आप देखें क्या क्या चीज़ें आ गई पब्लिक व्यू में। हर चीज़ आपको पसंद है? नहीं। सो उससे रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग का जो पैमाना था उसका एहसास हुआ लोगों को, और एडजस्टमेंट हुई। सो इसी तरह अब इस तरह का अगर आपने कोई स्टेप लेना है तो गेट एवरीबडी ऑन बोर्ड, थिंक थ्रू, डिबेट करें, डिलिबरेट करें, बिस्मिल्लाह करें। और ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिसमें ये नहीं हो पाएगा। और ये मैं आपकी बात समझता हूँ कि बिल्कुल बड़ी वैलिड कंसर्न है कि जब एक अदालत 184(3) के अंदर पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू लेती है, तो हाँ वो प्रॉब्ली इज़ अ फिट केस टू कंसिडर कि उसकी हर चीज़ जो है वो पब्लिक व्यू में हो।
सो मे बी दैट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट. बिल्कुल. बट उसमें होगा ये कि फिर आप और मैं बहैसियत वकील हमें ज़्यादा तैयारी करके जानी पड़ेगी, हम इधर उधर की नहीं हाँक सकेंगे, बोंगी या नहीं मार सकेंगे. और जज साहिबान में भी पेशेंस ज़्यादा शायद आ जाए, वो भी कम मोहतात हो जाए, फाइलें उठा के मारते हैं ज़रा शायद कम हो जाए. मैं सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं अभी देखा है, हाई कोर्ट्स में तो हमारा रूटीन बन गई है ना थोड़ी सी. देखिए, और अननेसेसरी रिमार्क्स जो हैं शायद वो भी थोड़े से ज़रा रुक जाए. हो सकता है. देखिए, ये तो जो मुझे समझ आई है, एंड आई कैन नॉट से दैट आई एम ऑब्जर्विंग इट राइटली, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर मैटर करता है. आपने कई जज साहबान ऐसे देखे हैं जो बड़े दबंग जजेस थे, बट वो पब्लिक व्यू या पब्लिक ऑडियंस के ख्वाहिशमंद नहीं थे. कुछ ऐसे जज साहबान रहे who enjoyed the limelight. जब आपकी तरह आप भी माशाल्लाह, आपके भी कुछ साल हो गए, बट व्हेन आई वाज अ यंग लॉयर, तो हमने ये सुना था कि जजेस जो हैं वो फीते नहीं काटते, वो ओकेजन्स में जाके इस तरह घुलते मिलते नहीं. लेकिन एज आई ग्रू इनटू माय प्रोफेशन, आई हैव सीन ए फार ग्रेटर पब्लिक इंटरफेस ऑफ द ऑनरेबल जजेस, और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी कर रही है. But where will this end? So like I said कि I am guilty of having on these issues a conservative outlook कि जो भी है देख के उसको करें और एक यकसा अंदाज से करें. और ये I again say 184(3) could be a good starting point. सही. अच्छा सर, अब हालात तो इतने पेचीदा हैं कि किसी एक मामले पे ही हम बात करना शुरू करते हैं, घंटों करते रहते हैं, समझ नहीं आती कि क्या इतनी ज़्यादा पेचीदगी चल रही है. तो अब ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, अदालत के, वकलाء के, और फिर हमारा जो दूसरी एक हमारी मुकद्दस गाय है उसके साथ जो मामला चल रहा है, ये अब जब कोर्ट मार्शल्स जो अभी तो सुन रहे हैं ना, अभी तो कोई ऐसा हमने देखा नहीं है कि कोर्ट मार्शल्स बन गए हैं या प्रेसिडेंट से अपॉइंट हो गए. 16 अभी प्रेसिडेंट से अपॉइंट नहीं हुए. जो लास्ट हमने चीज़ देखी है वो यही देखी है कि 16 केसेस के हवाले से रिक्वेस्ट आई है एटीसी को, और वो तो हमने कहा ना, हमें देखिए वो तो जो एक प्रोसीजर है कि जब आप समझते हैं कि ऐसा मामला है जो कि आर्मी एक्ट के तहत ट्राई होना है, या इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स का भी एस्पेक्ट आ गया, सो वो फिर उनके पास होती है ये जवाबदीद कि वो रिक्वेस्ट करके उनको दे टेक कस्टडी ऑफ दैट, कॉग्निजेंस ऑफ दैट. जो भी इसमें मेरे ख्याल में आर्मी एक्ट में ये काफ़ी प्रोसीजर तहरीर हुआ है कि अगर आपको उस कानून के तहत कार्रवाई में कोई दरकार है और वो किसी और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के पास शख्स मौजूद है, तो उसका तरीक़ाकार कि उसको कैसे बुलाना है ये उसमें दर्ज है. तो वो फॉलो होगा, वो उसको कर लेंगे. अब देखना ये है कि अब ये 1952 तो नहीं रहा. वी आर लाइक वे अहेड इन टाइम, टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सारा कुछ. और 1952 में ISPR भी शायद नहीं था. सो अब देयर इज ए रिकग्निशन कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक व्यू में आनी है. अब हम ये सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये कॉन्फ्रेंस हुई है, एक एलामिया जारी हुआ ना, सो दे हैव शेयर्ड द आउटकम. सो ऐन मुमकिन है कि ये जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी इसमें एक लेवल ऑफ डिस्क्लोजर हिस्टोरिकली उतना कॉन्फिडेंशियल या आउटसाइड ऑफ द पब्लिक व्यू ना हो. ये तो आप और मैं इसको देखेंगे. और आप भी जानते हैं कि जब कोर्ट मार्शल्स की प्रोसीडिंग ख़त्म होती हैं तो उनकी जो भी अपेलेट या रिव्यू, उधर भी अपील रिव्यू की प्रोविजन हैं, लेकिन वो तो हायरार्की में अंदर ही है ना, वो इंटरनल टू द हैं. बट उसके बाद तो रिटेन फाइल होती है ना, और हुई भी हैं जी. तो ये भी वक्त आएगा और फिर देखते हैं कि अदालतें जो हैं उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी. अगर हम अभी देखें कि जो MPO के हवाले से जी बहुत वकला थे जो MPO को चैलेंज करना चाहते थे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, और सुना है कि पेशावर में तो सुना है कि हुई हैं. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे इल्म में नहीं है कि, लाहौर हाई कोर्ट में भी एक रेट हुई है वहाँ. बट
اب وہ قانون جو ہے وہ میرے خیال میں اس کو 270 کا کانسٹیٹیوشنل کور بھی ہے, لیکن اب فیصلے آئے ہیں جنہوں نے اس پروسیس کو سارا بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر MPO پریونٹیو ڈیٹینشن ہے نا, تو اگر آپ کسی کو ڈیٹین بھی کر رہے ہیں تو ڈیٹین کرنے کے بھی کوئی اسلوب ہیں جی, کوئی قانونی ریکوائرمنٹس ہیں, اور آپ نے جس انداز سے کیا یہ ٹھیک نہیں. MPO 3 وغیرہ جو ہیں سارے پھر وہ سو اب یہ ایک ڈیبیٹ ریوائیو ہو گئی ہے اور اپیرنٹلی ایک کلوزڈ ایکسیپٹڈ لا. سو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں جو وہ کیسے اپنے آپ کو موبلائز کریں گی, وہ کیسے متحرک ہوتی ہیں, اور وہ ان ایشوز کو ٹیک اپ عدالتوں میں کریں گی یا نہیں کریں گی, اور عدالتیں جو ہیں وہ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گی. بٹ ایز یو نو اینڈ آئی نو کہ یہ ختم تو گاڑی ہونی ہے سپریم کورٹ میں آ کے. بالکل. اور سپریم کورٹ میں جو ایک ایلیمنٹ آف انسرٹنٹی ہے کہ ٹرانزیشن کا دور ہے کہ بفور دا نیو چیف کمز ان a few months are left, تو یہ ٹرانزیشن فیز ہی ہے ایک طرح کا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پلے آؤٹ کرتا ہے. لیکن ملک کا جو مستقبل ہے وہ 2 ہی اداروں کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے. حقیقت ہے جی, جو ہے. اب ہم آنکھیں سر کو صبح کیا تھا وہ what was that بھول گیا, ایسے ایک مصرع یاد آیا. بالکل. تو جو حقیقت ہے, دیکھیں, you have to when you are in a situation then you have to realize the reality around you and then you work. Yes. یہ جو سارا کچھ ہوا very unfortunate, اور یہ اگین controversial بات ہے, بٹ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اب آ کے یہ بحث چھوڑ دی جائے جی کہ میں تو سویلین ہوں. تو بھئی آپ کو تب نہیں پتا تھا جب آپ ایک ملٹری لوکیشن کے اوپر پہنچ گئے ڈنڈا لے کر, تو تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ سویلین ہیں اور وہ نان سویلین ہیں. سو اب you have to be responsible for your actions. تو یہ people will have to realize کہ کچھ لوگوں کو they will have to learn the lesson in a hard way unfortunately. بالکل. تو یہ مجھ سے کسی نے پوچھا, میں پہلے بھی ذکر کر رہا ہوں, میں اب لمبا ہو رہا ہے, میرا ایک دو جو دوست باہر رہتے ہیں, مجھے ایک امریکہ سے اور ایک انگلینڈ سے فون آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب میں لوگوں سے بات کر کے نا اس ایشو پہ فرینکلی اسپیکنگ نا ہم فل ہو گئے. تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا یار, امیجن یہ کرو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے CIA کے ہیڈ کے اوپر ایلیگیشن لگا دی ہے, تو اب مجھے بتا دو کہ ادھر کیا ہوگا. یا MI6 کے ہیڈ کے اوپر ایلیگیشن لگا دی ہے فارمر پرائم منسٹر برٹن نے, تو اب مجھے بتا دو ادھر کیا ہوگا. جو وہاں ہوگا نا وہ ادھر ہی ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہوگا. تو دنیا کے حالات اصل میں اتنے سادہ ہیں اور اتنے گمبھیر بھی, لیکن نا یہ تو نہیں ہو سکتا. اور you will not decide if it is a mutiny. It is the people who have been agitated against, they will decide whether it is a mutiny or not. So جیسا بھی ہے, this is the reality. This is what it is and اسی کے ساتھ رہنا ہے ہمیں. دیکھیے, بہت شکریہ شاہ صاحب. always pleasure. ہم نے آج ذرا ادھر ادھر کی گپ شپ زیادہ گپ شپ ہم نے لگائی, اب مزہ آیا مجھے. چلے نہیں, always a pleasure. بہت تھینک یو.